14 वर्ष की उम्र में जब खेलने कूदने की उम्र होती है तब रिश्ता हो गया। उस समय में सभी की लड़कियां 12-13 वर्ष में ही ब्याह दी जाती थी। शादी का मतलब भी नहीं पता होता था। बस ये सोचकर खुश होते थे कि नए नए कपड़े मिलेंगे। माँ थी नहीं तो पिताजी ने बस जो थोड़ा सा घर का कामकाज सिखाया वही आता था। शादी का दिन आया और बस सारी रस्मों के बाद विदाई का वक्त भी आ गया। रोते रोते डोली में बैठकर ससुराल पहुंच गई। इतनी आलीशान हवेली देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। तभी सासू माँ की आवाज आई, अरे जल्दी से कलश लाओ, बहू आ गई है। और मैंने घूंघट की आड़ से अपनी सास को देखा। आंखों से एकदम सख्त मिजाज की लग रही थी। मुझे सच मानो थोड़ा डर गई थी उन्हें देखकर। सारी रस्में खत्म होते होते रात हो गई थी। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह सुबह नौकरानी ने आकर जगाया कि चलो रसोई बनाने की रस्म है। तैयार होकर रसोई में गई और खीर बनाई। सबने तारीफ की पर सासू माँ ने कमी निकाल ही दी। साथ ही साथ हिदायत भी दे दी कि आप बचपन छोड़कर कुछ काम काज सीख लो। 15 दिन बाद मेरे पति को भी हॉस्टल जाना था क्योंकि वह तब बीए कर रहे थे। खैर मेरे पति भी हॉस्टल चले गए और मैं अकेली रह गई। अपनी सास और ससुर के साथ पढ़ती रहती। बीच बीच में मेरे पति चिट्ठी लिखते थे पर पहले सासू माँ पढ़ती थी, बाद में मेरे पास आती थी। उम्र कम होने की वजह से इतना फर्क नहीं पड़ता था। मेरे अकेलेपन का साथी था आम का पेड़। हाँ, वही आम का पेड़ जो हवेली के पीछे के आंगन में लगा था। उस आम के पेड़ के नीचे एक कच्ची मिट्टी का कमरा भी बना हुआ था, पर वो पेड़ फल नहीं देता था, इसलिए सारे हवेली वाले उस पेड़ को बांझ कहते थे। पर मुझे न जाने क्यों उस पेड़ से बहुत प्यार था। जब काम से निवृत्त होकर कुछ फुर्सत के पल मिलते थे तो एक वही पेड़ मेरा साथी था। उसको देखते हुए मैं सारी थकान भूल जाती थी। 2 साल बीत गए और मैं 16 वर्ष की हो गई। मेरे पति की भी स्नातक की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। आज मेरे पति वापस आ रहे थे। सासू माँ सुबह से ही तैयारी में लगी हुई थी। खुद ही रसोई में जा जाकर सारा जायजा ले रही थी। मैं भी बहुत खुश थी कि अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। 16 श्रृंगार के साथ में पूर्ण स्त्री की तरह महसूस कर रही थी। आज मांग का सिंदूर भी कुछ अलग ही लालिमा लिए हुए था। शायद वह लालिमा मेरे चेहरे पर भी दिख रहा था। तभी तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि जा अपनी नजर उतरवा ले, मेरे पति आ गए हैं। हवेली की हलचल से पता चल गया था मुझे खाने पीने से निवृत्त होकर सब आराम करने चले गए थे और मैं बस शर्म से लाल हुई जा रही थी। तभी मेरे पति ने मुझे तोहफा दिया, एक सुंदर लाल साड़ी। पर मेरे लिए तो मेरे पति का वापस आना ही सबसे बड़ा तोहफा था। हमने ढेर सारी बातें की जिनमें कुछ शिकायतें थी और कुछ प्यार था। समय बीतता गया और 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। मेरे पति और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन अचानक पता चला कि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। मेरे पति मुझे लेकर तुरंत रवाना हो गए। पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश हुए, जैसे मेरे लिए ही अपनी सांसों को रोका हुआ था, और फिर मुझे अपने पति के हवाले करके इस दुनिया से चले गए। भीगी आंखों से अपने पिताजी को विदा किया। अब मेरा सब कुछ मेरे पति और उसका परिवार ही थे। समय गुजरता गया। मेरे पति ने अपनी लॉ की पढ़ाई भी पूरी कर ली और अब वो सरकारी वकील कहलाने लगे थे। पर भगवान ने मुझे अभी संतान सुख नहीं दिया था। अभी तो सासू माँ दबी जुबान में बोलती थी, पर धीरे धीरे उन्होंने अपना रुख कड़ा कर लिया। मेरे पति बहुत व्यस्त रहते थे अपने काम में, सो वो मेरे पीछे सारा दिन पड़ी रहती थी। धीरे धीरे सारे गांव में ये बात फैल गई कि हवेली की बहू बांझ है। तीर की तरह चुभता था ये शब्द, पर कुछ कह नहीं पाती थी, सिर्फ आंसुओं से दिल हल्का करती थी। मेरे पति मुझे दिलासा देते थे, पर लोगों का व्यवहार अंदर ही अंदर मुझे खोखला कर रहा था। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 19 साल, और लोगों ने मुझे बांझ बना दिया। बचपन से ही शरीर से दुबली पतली थी मैं। फिर माँ के मरने के बाद ठीक से पालन पोषण भी नहीं हो पाता था। एक दिन मेरे पति जब दोपहर के खाने पर घर आए तो सासू माँ ने फरमान सुना दिया कि हम अब अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे। उफ, इतना बड़ा धोखा मेरे पति कैसे दे सकते हैं मुझे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बत्ती बुझा दो, मुझे सोना है। नहीं, मुझे कुछ आपसे बात करनी है। क्या आप दूसरी शादी करेंगे?
सोनी, मैंने कहा ना, सोने दो मुझे, मैं थक गया हूँ। मैं तुम सब लोगों की चिक चिक सुनते सुनते, उधर माँ और इधर तुम परेशान कर रही हो। मेरा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। नहीं, ऐसा मत कहिए, सोनी ने अपने पति के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। आपके अलावा अब कौन है मेरा? सोनी करवटें लेकर सारी रात आंसू बहाती रही और जब सुबह उठी तो एक टूटी हुई औरत बनकर, जो मजबूर होकर हर चीज से समझौता कर लेती है। सारी रात यही सोचती रही कि शायद मेरे पति ने भी मौन स्वीकृति दे दी है दूसरी शादी के लिए। पर उसे ये कहाँ मालूम था कि शायद उसकी माँ ने किस हद तक उसे मजबूर किया है दूसरी शादी के लिए। 1 महीने के अंदर ही मेरे पति की दूसरी शादी शिल्पा से हो गई। शिल्पा मेरे पति की माँ की दूर की रिश्तेदार की बेटी है। सोनी, अपना सामान उस पीछे वाले कमरे में रख ले। आज से शिल्पा इस कमरे में रहेगी मेरे बेटे के साथ, सासू माँ ने हाथ नचाते हुए कहा। कैसे छोड़ दूं ये कमरा? नहीं, ये मेरा कमरा है, जिसे जहाँ जाना है जाए। पर फिर ख्याल आया कि जो ब्याह कर इस घर में मुझे लाया था, जब वही मेरा नहीं है तो ये कमरा कैसे मेरा हो सकता है? ऐसा सोचते हुए आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सिंदूर की डिब्बी और कुछ कपड़े लेकर उस कच्ची मिट्टी के कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान एक कोने में रखकर खिड़की पर बैठ गई और उस आम के पेड़ को देखते हुए उसको निहारने लगी। इसे कुछ कम हो जाएगा, किस्मत कहूँ या कुछ और, कि आज मेरी हालत भी इस पेड़ की तरह हो गई है, अकेला बेसहारा, जैसे ये अभी तक अपने अस्तित्व को बचाने में असफल रहा। क्या मैं इसकी तरह अडिग और मजबूत रह सकूंगी, या फिर किसी कमजोर लता की तरह मुरझा जाऊंगी और अपना अस्तित्व खो दूंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मजबूत रहूंगी। जब ये बेजुबान पेड़ सबसे लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं? अपने विचार श्रृंखला से बाहर आते ही मैंने अपने आप को संभाला और हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार कर लिया। दिन गुजरते गए और मैंने घर के कामों में अपने आप को व्यस्त कर लिया। अपनी कोठरी के आसपास खूब सारे पेड़ लगाए और बाकी बचे हुए समय में उन पेड़ों की देखभाल करने लगी। साथ ही उस आम के पेड़ की खास देखभाल करती थी। शिल्पा एक सुलझी हुई लड़की है। वो जब भी मुझसे बात करने के लिए आती है, मेरी सासू माँ उसे बहाने से बुला लेती है। मेरे पति पहले से भी बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगे थे। मुझसे बात तो करते थे, पर एक पछतावा हमेशा उनकी आंखों में दिखता था। शायद मेरी हालत देखकर बुरा लगता था उन्हें, पर माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। शिल्पा के दिन खुशी से गुजर रहे थे और मेरे दिन बस गुजर रहे थे, और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब शिल्पा ने खुशखबरी सुना दी कि वो माँ बनने वाली है। पूरी हवेली में त्योहार जैसा सैलाब बच गया। सारे नौकरों में तोहफे बांटे जाने लगे। मैं भी बहुत खुश थी कि चलो अच्छा है, अब घर में एक नया मेहमान आएगा, शायद मेरी जिंदगी का सूनापन कम हो जाएगा। शिल्पा बहुत कमजोर थी और उम्र भी 16 साल। उसे बहुत तकलीफ होती थी। अब सासू माँ का आदेश था कि उसकी अच्छे से सेवा की जाए, जिससे उसकी कमजोरी दूर हो सके। सारी देखभाल के बाद भी शिल्पा का वजन कुछ खास नहीं बढ़ रहा था। एक दिन चिंतित होते हुए मैंने अपने पति से कहा, शिल्पा को शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लाओ। पर सासू माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे भी बच्चे घर पर हुए हैं और बेटे की वही पुरानी आदत कि अपनी माँ के खिलाफ वो जा ही नहीं सकता था। एक दिन शिल्पा की तबीयत कुछ ज्यादा खराब होने लगी। उसकी सांस फूलने लगी थी। घबराकर मैंने गांव के वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने आकर कुछ दवाइयां दी और खून की कमी भी बताई। और जब मैंने अपने पति को ये सब बताया तो सासू माँ ने मुझे शिल्पा से दूर रहने का आदेश दे दिया, ये कहकर कि एक बांझ की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए शिल्पा पर। खैर, मुझे शिल्पा से दूर कर दिया गया और मैं फिर से अपनी कोठरी में अकेली सारा दिन बंद रहने लगी थी। ये कहूँ कि अंदर ही अंदर मैं खुद भी डर गई थी कि कहीं सचमुच मेरी वजह से शिल्पा को कुछ हो न जाए। कुछ दिन बाद रात में नौकरों का शोर शराबा सुन के मैं आंगन की तरफ भागी। देखा तो शिल्पा के प्रसव का समय आ गया था। गांव की बूढ़ी औरतें और दाइयों को बुलाया गया। पूरी हवेली में हलचल का माहौल था। मैंने अपने पति की तरफ देखा, वह बहुत डरे हुए लग रहे थे। मैं उनके पास गई और थोड़ा उन्हें धैर्य रखने को कहा। थोड़ी देर में बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर तभी काकी ने बाहर आकर बताया कि शिल्पा की कमजोरी और खून की कमी के कारण वो इस दुनिया में नहीं रही। हम उसे नहीं बचा पाए। बेटी को जन्म देते ही शिल्पा का देहांत हो गया। हाय, पोते का मुंह नहीं देख पाई मैं।
अब कैसे मेरा वंश चलेगा। सासू माँ का विलाप सारी हवेली में गूंज रहा था। उस छोटी बच्ची को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता था। ऐसा लगता जैसे वो मैं हूँ। मैंने उसे कलेजे से लगा कर रखा। जिनकी माँ नहीं होती वे बच्चे कुछ ज्यादा ही समझदार होते हैं। शायद जरा भी परेशान नहीं करती थी वो मुझे, बस दूध पीती और सो जाती थी। सासू माँ का वही राग चल रहा था, पर अब शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता था। मेरे पति अब पहले से खुश रहने लगे थे। ऑफिस से आते ही मेरे कमरे में आते और गुड़िया को खिलाते। मुझे भी खुश देखकर बहुत अच्छा लगता था। साल बीत चुका था शिल्पा को गए हुए और गुड़िया को आए हुए। आज शिल्पा की बरसी है। हवेली में छोटी सी पूजा रखवाई है मैंने। पंडित जी के आते ही मेरी सास ने पंडित जी से प्रश्न करना शुरू कर दिया कि क्या मैं जीते जी अपने पोते का मुंह नहीं देख पाऊंगी, और पंडित जी ने उसके लिए कुछ ग्रह शांति के उपाय भी बताए। सासू माँ चल दी पंडित जी को हवेली दिखाने और सारी हवेली की शुद्धि कराने। मेरी कोठरी के पास भी गई और पंडित जी को वो बांझ पेड़ भी दिखाया। पेड़ देखते ही पंडित जी का मुंह बन गया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इसी मनहूस पेड़ की वजह से हमारे घर में बेटा नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उस पेड़ को कटवा डालो। तभी मेरी सासू माँ ने नौकरों को बुला लिया कि आज उस पेड़ को काट ही डालो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, कैसे अपने सुख दुख के साथी को बचाऊं। जैसे ही वो कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने के लिए आगे बढ़े, मैं फुर्ती से भागकर उस पेड़ से लिपट गई और विनती करने लगी कि पेड़ को छोड़ दो, पर वो लोग नहीं मान रहे थे। मैं रोती जा रही थी, पर किसी तरह उन्हें तरस भी नहीं आ रहा था। तभी किसी ने मुझे खींचकर धक्का दिया और मेरा सिर पत्थर से टकरा गया। सिर से खून की धार निकल रही थी। ये देखकर मेरे पति से रहा नहीं गया और उन्होंने सबको वहां से हटा दिया और तुरंत मुझे अस्पताल ले गए। मलहम पट्टी के बाद मुझे कुछ होश आया। डॉक्टर साहिबा सामने खड़ी थी और मेरे पति से कुछ कह रही थी। सासू माँ भी वही थी और उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उन्हें अपने किए पर अफसोस है। डॉक्टर, क्या अब हम इसे घर ले जा सकते हैं? मेरे पति ने पूछा। हाँ, अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, पर ख्याल रखिएगा कि अब ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि ऐसी हालत में ऐसे गिरना ठीक बात नहीं है। ऐसी हालत? डॉक्टर, क्या हुआ इसे? मेरे पति ने घबराते हुए पूछा। अरे, आप लोगों को नहीं पता, अब ये माँ बनने वाली हैं, तो इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। ये सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। सब बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे और मैं तो बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रही थी। सासू माँ की आंखों में पछतावे के आंसू थे। मेरे सर पर हाथ रखकर बस इतना ही कह सकी कि मुझे माफ कर दो, और मैं मुस्कुराकर उनसे लिपट गई जैसे मैं अपनी माँ से लिपटी हूँ। पूरे 9 महीने मेरी सासू माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मैंने उस पेड़ का। आज मेरी डिलीवरी होनी थी। सासू माँ समय से मुझे अस्पताल ले गई ताकि जो गलती उन्होंने शिल्पा के समय की थी वो अब ना हो। बधाई हो, आपके पोता हुआ है। नर्स ने सासू माँ को खबर सुनाई और सासू माँ ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर नर्स को दे दी। वो खुश थी, पर इस वजह से नहीं कि पोता हुआ है, बल्कि इस बात पर कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हवेली में धूमधाम थी। सब खुश थे कि हमारा परिवार पूर्ण हो गया था बेटी और बेटे के आने से। और एक खुशी कहीं और भी पनप रही थी, वो थी आम के पेड़ में। उस पेड़ में फल आ रहे थे। शायद हम बहुत जल्द ही चिंता करने लगते हैं फल मिलने की, पर हर चीज का एक समय होता है। कुपोषित शरीर हो या पेड़, दोनों ही फल नहीं देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।